हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे, शानदार तरीके से कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी कड़ी में एक वीडियो लेके आया हूँ। आज हम चर्चा करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से सवाल आने ही आने हैं, तो इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा। इसमें हम विस्तार से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले मैं एक बात आपसे साझा कर लूं। बहुत सारे साथियों का फ़ोन आ रहा था, कमेंट्स आ रहे थे कि सर अभी जो पिछले महीने 12 जुलाई को एग्ज़ाम हुए हैं, वो एग्ज़ाम के कंडक्ट करने का तरीका क्या था, क्या क्या प्रिकॉशन लिए गए थे कोविड-19 को देखते हुए, कैसा मॉडस ऑपरेंडी था, थोड़ा उसके बारे में किसी साथी से पूछ कर बताइए। तो मैंने 12 जुलाई को जो एग्ज़ाम दिए थे सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के हमारे एक साथी सतपाल जी से मैंने पूछा था, तो उन्होंने ये चीज़ें बताई। तो मैं चाहता हूँ कि वो आप सब लोग भी जान लें तो किस तरह से वहाँ पर एग्ज़ाम को है ऑपरेट किया गया। तो सबसे पहली बात जो है, वहाँ पर जब आप प्रवेश करते हैं तो समय से पहले बुलाया गया था उनको, तो 2 से 3 घंटा पहले बुलाया गया था ताकि आप समय से पहले पहुंच जाएं और भीड़ भाड़ ना हो। साथ ही साथ मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का डाउनलोड होना बहुत ज़रूरी है, अगर जिनमें नहीं है तो वहीं पर ही डाउनलोड कराया गया। दूसरी बात, हैंड सैनिटाइज़र वहाँ पर रखे हुए थे और वहाँ पर थर्मल स्कैनिंग भी हो रही थी। जब पार्टिसिपेंट वहाँ पर एंटर कर रहे थे तो उनकी थर्मल स्कैनिंग भी हो रही थी। साथ ही साथ जो उनकी स्कैनिंग है, उनके लिए कैमरा लगा हुआ था और उस कैमरे से उनकी स्कैनिंग हो रही थी आई कार्ड को देखते हुए। और जो एडमिट कार्ड लेके गए थे उनको एक बॉक्स रखा गया था, उस बॉक्स में उनको रखना था, मतलब किसी भी प्रकार का फिजिकल जो कनेक्शन जो है नहीं था। और जो पार्टिसिपेंट्स को जो है जो बिठाया गया था वो एक सीट छोड़ के बिठाया गया। सामान्यतः जैसे बिठाया जाता है उससे अलग एक सीट छोड़ के बिठाया गया था और उनमें प्रॉपर डिस्टेंस जो है मेंटेन किया गया था। पॉलिसी गाइडलाइन का जो पालन किया गया था सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखते हुए। और आपको मास्क बहुत ज़रूरी है, मास्क लगाना, ये तो प्रवेश नहीं दिया जा रहा था और पूरे टाइम मास्क लगाना कंपलसरी था। और जो भी अनाउंसमेंट है वो माइक के द्वारा किए जा रहे थे और पूरा सर्विलांस सीसीटीवी से देख रहे थे। अगर कहीं कोई मास्क नहीं लगा रहा है या कुछ नहीं कर रहा है तो उसको अनाउंसमेंट के द्वारा उसको बोला जा रहा था लगाने के लिए। तो इस तरह का एग्ज़ाम था। जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट हुए तो आपके सीट पर जो कंप्यूटर है उसमें फ़ोटो और आपकी यूज़र आईडी के साथ आप लॉगिन करके पूरे एग्ज़ाम दिए हैं। तो इस तरह से पूरा एग्ज़ाम ऑपरेट हुआ है और साथी के द्वारा बताया गया, किसी प्रकार की कोई तकलीफ किसी को नहीं हुई, बड़ा आसानी से ही सब लोग सरल तरीके से एग्ज़ाम देके आ गए। तो बिल्कुल आप लोगों के लिए भी घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। अगर आने वाले महीने में एग्ज़ाम होता है तो आप इन तैयारियों के साथ जाइएगा, आपका एग्ज़ाम भी सरल तरीके से हो जाएगा और आप सही तरीके से प्रमोशन एग्जाम में भाग ले सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। जी हाँ, भारत सरकार ने अंडर सेक्शन 45 ZB रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया और इस गठन का उद्देश्य था देश की इकोनॉमी के जो लिक्विडिटी है और इन्फ्लेशन है, जो तरलता और मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी रेट डिसाइड किए जाएंगे, उसके लिए इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया गया था अंडर सेक्शन 45 ZB ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसको MPC भी बोला जाता है, द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 45 ZB ऑफ RBI एक्ट 1934 डिटरमाइंस द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट रिक्वायर्ड टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। देश का जो इन्फ्लेशन टारगेट है उसको अचीव करने के लिए जो पॉलिसी रेट की ज़रूरत होती है, उसका दर निर्धारित करने के लिए जो कमेटी बनाएगी उसको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहते हैं। अब आइए समझते हैं इनका उद्देश्य क्या है, कमेटी बनाने का इनका उद्देश्य क्या है, इनका काम क्या है। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, पहला तो है टू अचीव इन्फ्लेशन टारगेट। जी हाँ, मुद्रास्फीति के टारगेट को प्राप्त करना है, इन्फ्लेशन के टारगेट को प्राप्त करना है, अचीव करना है। देश की इकोनॉमी में किस तरह की लिक्विडिटी रखी जाए, इकोनॉमी में कितना पैसा भेजा जाए, कितना पैसा वहाँ से लिया जाए, इस इन्फ्लेशन को समायोजित करने के लिए जो टारगेट होते हैं उनको पूरा करने के लिए इनका मेन ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करना है। दूसरा महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव है इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, कि देश की इकोनॉमी में जो प्रोडक्टिव सेक्टर हैं उनको किस तरीके से रिजनेबल रेट में जो है पैसा प्रोवाइड हो सके ताकि वो प्रोडक्शन कर सकें और वही चीज़ जो है देश के लोगों तक पहुंच सके। तो ये महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है कि टू मेक फंड्स अवेलेबल टू प्रोडक्टिव सेक्टर इकोनॉमी एट रिजनेबल इंटरेस्ट रेट। जो प्रोडक्टिव सेक्टर इकोनॉमी में लगे हुए हैं प्रोडक्शन के लिए, उनको कम रिजनेबल रेट में कैसे पैसा प्रोवाइड हो ताकि वो प्रोडक्शन हो और देश की इकोनॉमी में उनका योगदान हो सके। अगला महत्वपूर्ण उद्देश्य है इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कि जैसे पॉलिसी रेट्स हैं, रिजर्व रेट्स हैं, इनको डिसाइड करना। जैसे रेपो रेट हैं, रिवर्स रेपो रेट हैं, इनको डिसाइड करना इनका मुख्य उद्देश्य है। तो टू डिसाइड पॉलिसी रेट लाइक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एक्सेट्रा। जी हाँ दोस्तों, इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी
की जो बैठक होती है वो साल भर में 6 बार होती है, मतलब बाई मंथली मीटिंग होती है। मॉनेटरी पॉलिसी आर इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 6 टाइम इन ए ईयर, 6 बार एक साल में वो इशूड करते हैं इनके गाइडलाइन। अब इसमें देखते हैं इसमें कितने मेंबर होते हैं। मेंबर इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 होते हैं और 3 जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से होते हैं और 3 जो है गवर्नमेंट नॉमिनेटेड होते हैं। 3 रिजर्व बैंक से होते हैं और 3 जो है गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। तो जो रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं उनके पास एक कॉस्टिंग बोर्ड होता है। रिजर्व बैंक गवर्नर टू हैव कॉस्टिंग बोर्ड इन केस ऑफ टाई, अगर कोई कमेटी बात रखती है, अगर उनमें वोटिंग होता है, तो अगर टाई के केस में रिजर्व बैंक के गवर्नर जो हैं उनके पास कॉस्टिंग बोर्ड होता है, वो कॉस्टिंग बोर्ड देके उस पॉलिसी को सुनिश्चित कर देते हैं। जो नॉन आरबीआई मेंबर होते हैं जिनको गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किया जाता है उनको 4 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। नॉन आरबीआई मेंबर्स आर अपॉइंटेड फॉर 4 ईयर्स। पिछला जो नॉमिनेशन है वो जो है अक्टूबर 16 में किया गया था, तो ये अभी 2020 में उनका समय पूरा हो रहा है, लेकिन कोविड-19 को देख के जो रिजर्व बैंक जो है उनकी समय अवधि थोड़ी बढ़ा सकती है। जो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के पैनल हैं इनको जो होता है इंश्योर करना पड़ता है इन्फ्लेशन को, तो इनको जो टारगेटेड लेवल ऑफ इन्फ्लेशन है उसमें +-2 उनको इंश्योर करना होता है। उसके लिए वो जो है पॉलिसी रेट्स डिसाइड करते हैं और इन्फ्लेशन को अचीव करने के लिए जो जो भी ज़रूरत होती है उनको करने के लिए दिशा निर्देश बैंकों को जारी करते हैं। तो पैनल टू इंश्योर रिटेल इन्फ्लेशन स्टे एट टारगेटेड लेवल ऑफ 4% +-2, जी हाँ उससे +-2 वो ऐसा सुनिश्चित करते हैं कि इसी रेट पर हो, जिस हिसाब से वो रेट डिसाइड करते हैं। और इन्फ्लेशन इज बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जी हाँ इन्फ्लेशन जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से लिंक्ड होते हैं। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो 6 मेंबर होते हैं, 3 रिजर्व बैंक से होते हैं और 3 जो एक्सटर्नल मेंबर होते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, वर्तमान में कौन कौन है। तो रिजर्व बैंक के मेंबर को देखा जाए तो श्रीमान शशिकांत दास जी हैं जो आरबीआई के गवर्नर हैं, वो चेयरपर्सन भी हैं, और डेप्यूटी गवर्नर हैं आरबीआई के माइकल डी पात्रा जी हैं, और जनक राज जी हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये रिजर्व बैंक से हैं, और साथ ही साथ चेतन घाटे जी हैं जो इकोनॉमिस्ट हैं, पामी दुआ जी हैं वो भी इकोनॉमिस्ट हैं, और रविंद्र ढोलकिया जी हैं वो भी इकोनॉमिस्ट हैं। तो ये जो है गवर्नमेंट नॉमिनेटेड हैं और ये 6 मेंबर मिलके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सदस्य हैं और इनके द्वारा ही जो है पॉलिसी रेट्स जो है डिसाइड किए जाते हैं बाई मंथली मीटिंग के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आइए अब चर्चा करते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में। जो इंटरेस्ट रेट होते हैं बैंकों में वो किस तरह से लागू होते हैं और कौन उसके दिशा निर्देश जारी करते हैं। तो जो बैंकों में इंटरेस्ट रेट होते हैं वो रिजर्व बैंक जो है उनको डायरेक्शन देता है बैंकों को अंडर सेक्शन 21 और 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अनुसार। जी हाँ, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत जो धाराएं हैं उनका इस्तेमाल करते हुए रिजर्व बैंक जो है बैंकों को दिशा निर्देश देता है इंटरेस्ट रेट जारी करने के लिए। तो आरबीआई कैन इशू डायरेक्शन टू बैंक्स ऑन इंटरेस्ट रेट एज पर सेक्शन 21 एंड 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। और जो इंटरेस्ट रेट जारी होते हैं वो डिपॉजिट के अगर इंटरेस्ट रेट होते हैं वो बैंकों द्वारा डिसाइड किए जाते हैं FCNR-B को छोड़ के। जी हाँ, इंटरेस्ट रेट ऑन ऑल टाइप ऑफ डिपॉजिट आर डिसाइडेड बाय बैंक्स एक्सेप्ट FCNR-B डिपॉजिट। FCNR-B डिपॉजिट को छोड़ के बाकी सभी डिपॉजिट में जो है वो बैंक डिसाइड करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि FCNR-B का जो इंटरेस्ट है वो लाइबोर से लिंक्ड होता है। चलिए अगली महत्वपूर्ण बात इसमें जानते हैं, इंटरेस्ट रेट जो एडवांसेस होते हैं, एडवांसेस के इंटरेस्ट रेट भी बैंकों द्वारा ही डिसाइड किए जाते हैं, केवल DRI एडवांस को छोड़ के। तो इंटरेस्ट रेट ऑन ऑल टाइप ऑफ एडवांसेस डिसाइडेड बाय बैंक एक्सेप्ट DRI एडवांसेस, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो स्कीम है उनको छोड़ के बाकी सभी लोन स्कीम्स में जो रेट है बैंकों द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। और ये जो इंटरेस्ट रेट हैं जो डिपॉजिट और एडवांसेस में वो बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं वो डिसाइड किए जाते हैं उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के और एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा। तो इंटरेस्ट रेट इन ए बैंक इज डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी ऑफ बैंक। इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांसेस ऑफ बैंक आर लिंक्ड विद बेस रेट MCLR एंड RLLR रेट। जी हाँ, इसको विस्तार से हम लोग सारे जो रेट्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, MCLR लागू होने से पहले बैंकों में जो एडवांसेस हैं उनको बेस रेट से जोड़ा जाता था। बेस रेट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1 जुलाई 2010। उसके पहले जो है BPLR था जिसको बेंच मार्किंग प्राइम लेंडिंग रेट कहते थे। तो बेस रेट जो है 2010 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन MCLR आने के बाद जो MCLR से भी सारे लोन जो हैं लिंक्ड हो गए हैं। MCLR का जो मतलब होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, और जो MCLR हैं बैंक टू बैंक डिफर करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं ऐसे कौन से लोन हैं जहां पर MCLR जो है एजम्प्टेड है, वहां पर MCLR लागू नहीं होता है। तो लोन व्हिच आर एजम्प्टेड फ्रॉम MCLR, सबसे पहली बात है लोन अगेंस्ट बैंक डिपॉजिट। अगर बैंक डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन है तो वो MCLR से लिंक नहीं होते हैं।
और ऐसा लोन जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई डिसाइड करता है, जैसे डीआरआई के केस में भी जो है एमसीएलआर से लिंक नहीं होते, तो लोन ऑन विच इंटरेस्ट रेट आर डिसाइडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर एग्जम्प्टेड। फॉर एग्जांपल डीआरआई, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट के लोन में ये भी एमसीएलआर से लिंक नहीं होता है। अगली बात है फिक्स रेट ऑन लोन मोर देन 3 ईयर्स है, 3 ईयर से ज़्यादा के लोन है फिक्स रेट में, तो वो भी एग्जम्प्टेड हैं। और ऐसे लोन जो बेंचमार्क रेट से लिंक्ड हैं, जैसे स्टाफ लोन है, उन लोग भी एग्जम्प्टेड हैं। तो लोन इन विच इंटरेस्ट रेट इज लिंक्ड विथ बेंचमार्क रेट, फॉर एग्जांपल स्टाफ लोन, तो ये भी एग्जम्प्टेड हैं। अब जो एमसीएलआर है उसको रिव्यू किया जाता है मंथली, एमसीएलआर इज रिव्यूड मंथली, हर महीना इसको रिव्यू किया जाता है और रेट डिसाइड किए जाते हैं एमसीएलआर का कि कितने जो बेस एमसीएलआर जो है कितना स्टार्ट होगा। अब आइए देखते हैं एमसीएलआर के कंपोनेंट्स क्या हैं जिसके आधार पर उसका रेट जो है निर्धारित किए जाते हैं। तो उसका फर्स्ट कंपोनेंट है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड। जो फंड है यहाँ पर उसका कॉस्ट कितना पड़ता है, डिपॉजिट्स रखे हुए हैं तो उनके जो कॉस्ट कितना पड़ रहा है उसके आधार पर, और साथ ही साथ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो में जो चीज़ें रखी जाती हैं कैश के रूप में, उसका इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है। साथ ही साथ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना है, कोई ट्रांजेक्शन को बैंक को रन करने के लिए जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उसको भी ध्यान रखा जाता है, और टेन्योर प्रीमियम कितने टेन्योर के लिए रखा गया है। ये सारी चीज़ें जो कंपोनेंट हैं इनके आधार पर निर्धारित किया जाता है कि एमसीएलआर का रेट कितना होगा, और इसको हर महीना जो है रिव्यू किया जाता है। अब जो एमसीएलआर है डिसाइड किया जाता है अलग अलग बकेट में डिसाइड किया जाता है, जैसे ओवरनाइट बकेट के लिए अलग रेट डिसाइड किया जाता है, 1 मंथ के लिए, 3 मंथ्स के लिए, 6 मंथ के लिए और 1 ईयर के लिए। तो ये भी सवाल आते हैं जैसे कंपोनेंट ऑफ एमसीएलआर कौन से हैं, साथ ही एमसीएलआर के बकेट्स आते हैं, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये 5 बकेट में जारी किए जाते हैं, ओवरनाइट, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ एंड 1 ईयर के रूप में जारी किए जाते हैं। और अगली महत्वपूर्ण बात है एमसीएलआर के बारे में कि जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड है, जिसमें बोरोइंग के लिए जो मार्जिनल होता है वो वेटेज उसका 94% होता है, और जो नेटवर्थ पे जो रिटर्न होता है उसमें वेटेज 6% होता है। मिला के 100% का वेटेज यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड पे दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं आगे आरबीएलआर पे, जिसको रेपो बेस्ड लिंक्ड रेट बोलते हैं या रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट बोलते हैं। इसकी शुरुआत हुई है 1 अक्टूबर 2019 से। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार उन्होंने 1 अक्टूबर 2019 से जो बैंकों के इंटरेस्ट रेट को रेपो बेस्ड कर दिया, रेपो बेस के साथ लिंक कर दिया है कि जैसे जैसे रेपो में परिवर्तन होगा उनके इंटरेस्ट रेट भी रेपो प्लस स्प्रेड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी सहूलियत जो है ग्राहकों के लिए हो गई, हितग्राहियों के लिए हो गई। तो जो लेंडिंग इंटरेस्ट रेट है उसको जो है रेपो रेट से लिंक किया गया, जिसको बोलते हैं रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट्स कहा जाता है। द लेंडिंग इंटरेस्ट रेट लिंक टू द रेपो रेट इज नोन एज रेपो रेट लिंक्ड लेंडिंग रेट्स। जी हाँ, RLLR बोलते हैं। और ये जो बैंकों द्वारा रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट डिसाइड किए जाते हैं वो रिजर्व बैंक के रेपो रेट प्लस जो मार्जिन या स्प्रेड जिसको बोलते हैं उनको जोड़ के बनाया जाता है, उनको रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट के आधार पर। तो उसको रेपो रेट प्लस मार्जिन कर देंगे तो वो जो चार्ज करते हैं इंटरेस्ट रेट बैंक उसको रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट कहते हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत का सेंट्रल बैंक है वो रेपो रेट को हर 2 महीनों में उसको रिव्यू करता है। मतलब ये मॉनेटरी पॉलिसी में अगर रेपो रेट चेंज हुआ तो ये इंटरेस्ट रेट भी अपने आप चेंज हो जाता है। तो द सेंट्रल बैंक विच इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिव्यूज द रेपो रेट इन एवरी 2 मंथ। जी हाँ दोस्तों, आइए अगर बोरोवर के बेनिफिट को देखा जाए तो तुलनात्मक दृष्टि से अगर एमसीएलआर और रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट के बारे में अगर चर्चा करी जाए तो जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट है और जो रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट है उनमें अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो जो एमसीएलआर है वो लिंक्ड विद बैंक कॉस्ट ऑफ फंड, बैंक के जो कितने कॉस्ट हैं फंड के उनके आधार पर लिंक्ड होते हैं। और जो रेपो बेस्ड है वो लिंक्ड होता है आरबीआई के लेंडिंग रेट के आधार पर। तो इससे क्या इमीडिएट इफेक्ट पड़ जाता है, जो इंटरेस्ट रेट कट हो जाते हैं, रेपो रेट जैसे कट होते हैं इंटरेस्ट रेट भी कट हो जाते हैं। और जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड लेंडिंग रेट है होते हैं उनमें 4 से 5 महीना लग जाता है उसको कट करने के लिए। अगली महत्वपूर्ण बात होती है एमसीएलआर में अगर आरबीआई कुछ रेपो रेट में कमी करता है तो भी वो बोरोवर तक एमसीएलआर में सीधी तरह से नहीं पास होता है या पास होने में समय लगता है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आरबीआई कट करता है इमीडिएटली ऑटोमेटिकली वो जो है ग्राहकों तक, बोरोवर तक उसका फायदा जो है पहुँच जाता है। और एमसीएलआर जो है 5 to 10 बेसिस पॉइंट में चार्ज किया जाता है और जो रेपो बेस्ड लेंडिंग रेट है वो 25 बेसिस पॉइंट या उससे ज़्यादा में चार्ज किया जाता है यूजुअली। और ये बाई मंथली रिव्यू होता है और जो एमसीएलआर होता है वो मंथली रिव्यू होता है। तो जो एमसीएलआर है उसमें चेंजेस थोड़े कम तरीके से होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ज़्यादा चांसेस होते हैं जो रेपो रेट से होते हैं, तो उसमें जो उतार चढ़ाव होता है ज़्यादा तेज़ गति से होता है। यहाँ पर जो बेसिस पॉइंट का देखा जाए तो अगर 100 बेसिस पॉइंट को देखेंगे रेपो बेस्ड जो लिंक लैंडिंग रेट है उसमें अगर 100 बेसिस पॉइंट को 1% के तौर पे माना जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट में,
तो जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इसमें अंतर भी पता चला होगा MCLR और रेपो लिंक्ड रेट के आधार पर। आइए अब बढ़ते हैं पॉलिसी रेट्स के बारे में, जो रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी उसको डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेपो रेट के बारे में। जो रेपो रेट होता है वो जो होता है की रेट्स होते हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, रिजर्व बैंक का या भारत सरकार की रेट हैं, जिसके आधार पर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट किए जाते हैं। इकोनॉमी में अगर तरलता लानी है, लिक्विडिटी बढ़ानी है, तो इसको जो है की रेट माना जाता है। रेपो रेट वह रेट होता है जब रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को पैसे दिए जाते हैं ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी के कोलेटरल में बैंकों को रिजर्व बैंक से पैसे दिए जाते हैं जिस दर पर, उसको बोलते हैं रेपो रेट। कहने का तात्पर्य यह है, सेल ऑफ सिक्योरिटी बाय बैंक्स टू RBI विथ ए प्रॉमिस टू रीपरचेस आफ्टर सम टाइम। जो बैंकें हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिजर्व बैंक के पास सेल करते हैं, रिजर्व बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोलेटरल के तौर पे रख देते हैं, और वहाँ से जो अमाउंट मिलता है और जिस दर पर वो अमाउंट मिलता है बैंकों को, उसको बोलते हैं रेपो रेट। रेपो रेट इज द रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक इन द इवेंट ऑफ एनी शॉर्टफॉल ऑफ फंड्स। अगर बैंकों के पास कोई शॉर्टफॉल है फंड्स का, तो रिजर्व बैंक लेंड करता है कॉमर्शियल बैंकों को, और जो रेट लेता है इंटरेस्ट रेट, उसको बोलते हैं रेपो रेट। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि बैंकों में अगर पैसा भेजना है, मतलब मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ानी है, क्योंकि बैंकें भी फर्दर मार्केट में वो पैसे को भेजते हैं, तो इससे लिक्विडिटी सिस्टम में बढ़ती है। तो रेपो इंक्रीजेज लिक्विडिटी इन सिस्टम। और वर्तमान में जो अगर करंट रेपो रेट देखेंगे वो 4% है। करंट रेपो रेट है 4%, जिसे पिछले मौद्रिक नीति के आधार पर इसको कम किया गया। इसका मतलब ये है कि लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए इसको कम किया गया। अगर इसको इस ग्राफिक्स के माध्यम से समझें तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और ये बैंकें हैं जो भारत के कॉमर्शियल बैंक हैं। तो इनमें अगर लिक्विडिटी देनी है तो इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है सेल करनी होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखनी होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इस प्रॉमिस के साथ कि कुछ समय बाद इसको वो वापस ले लेंगे। तो रिजर्व बैंक उनको जो है बैंकों को अमाउंट दे देता है, पैसा दे देता है, लिक्विडिटी बैंकों में आ जाती है और फर्दर वही पैसा जो है वो लैंड करते हैं। तो इस तरह का रेपो रेट है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट के बारे में। अब रिवर्स रेपो रेट भी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट टूल है रिजर्व बैंक का। जब बैंकों से पैसे को, लिक्विडिटी को रिड्यूस करना हो, बैंकों से पैसा जो है सौंपना हो, तो ये रिवर्स रेपो रेट लागू होता है। कहने का तात्पर्य है कि RBI जो बैंकों से पैसा लेती है और उनको जो रेट देती है, इंटरेस्ट रेट देती है, उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो परचेस ऑफ सिक्योरिटी बाय बैंक्स फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विथ ए प्रॉमिस टू रीसेल आफ्टर सम टाइम। मतलब जो बैंकें हैं वो परचेस करती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो बैंकें जब परचेस करेंगी तो अपना अमाउंट रिजर्व बैंक को देंगे, तो उसमें जो रेट देता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो परचेस ऑफ सिक्योरिटी बाय बैंक्स फ्रॉम RBI विथ ए प्रॉमिस टू रीसेल आफ्टर सम टाइम। जी हाँ, उसको फिर बाद में रीसेल करेंगे, तो जब रीसेल करेंगे तो रेपो रेट लगेगा, और जब परचेस करेंगे तो रिवर्स रेपो रेट लगेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बारोज मनी फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक विद इन द कंट्री। जी हाँ, जो कॉमर्शियल बैंक हैं उनसे अगर रिजर्व बैंक बारो करता है, पैसा लेता है उनसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी के तौर पे, तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। कि जब रिजर्व बैंक से बैंकें पैसा लेती हैं तो जो रेट लगता है उसको रेपो रेट बोलते हैं, और बैंकों से रिजर्व बैंक के पास जब पैसा जाता है तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। और इस रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से मार्केट में, सिस्टम में जो है लिक्विडिटी रिड्यूस होती है। जी हाँ, रिवर्स रेपो रेट रिड्यूस लिक्विडिटी इन द सिस्टम। जब सिस्टम में ज़्यादा पैसा हो जाता है तो उसको अगर रिड्यूस करना हो तो इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। करंट में इसका जो रेट है रिवर्स रेपो रेट का 3.35% है। अगर ये रेट को बढ़ा दी जाए, तो जो है सारे बैंक जो है रिजर्व बैंक के पास पैसा रख देंगे, तो लिक्विडिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो करंट रिवर्स रेपो इज 3.35%। बैंक जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेस करते हैं, मतलब पैसा देते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, तो जो रेट लगता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट समझ में आया होगा। आइए अब बात करते हैं बैंक रेट के बारे में। तो बैंक रेट जो है एक्चुअल में यही की रेट था। सबसे पहले बैंक रेट के आधार पर जो BPLR डिसाइड होते थे, बेस रेट डिसाइड होते थे, बैंकों के लोन देने का जो न्यूनतम जो दर है, ब्याज दर है, वो डिसाइड होते थे बैंक रेट से। लेकिन वर्तमान में वो MCLR से, रेपो रेट से लिंक होने के बाद बैंक रेट जो है उसकी अहमियत थोड़ी कम हुई है। लेकिन इसको समझते हैं बैंक रेट क्या है। बैंक रेट जो है एक्चुअल में एक डिस्काउंट रेट है, जिसको रिजर्व बैंक जो है रीडिस्काउंट करता है बैंकों को, बिल्स को रीडिस्काउंट करके जो बैंकों को प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं बैंक रेट। इंटरेस्ट रेट एट विच RBI रीडिस्काउंट बिल्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक। अगर जो कॉमर्शियल बैंक्स के जो बिल्स हैं उनको रीडिस्काउंट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो जो जिस दर से करता है उसको बोलते हैं बैंक रेट।
इसको इस तरीके से समझ लें कि जो रिजर्व बैंक होता है वो बैंकों को उधार में पैसा देता है उनके बिल के रीडिस्काउंट में, उनके पास जो बिल्स होते हैं उनके रीडिस्काउंट में, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। तो उस दर को बोलते हैं बैंक रेट। बैंक रेट इज ए इंटरेस्ट रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स मनी टू डोमेस्टिक बैंक ऑफन इन द फॉर्म ऑफ वेरी शॉर्ट टर्म लोन। इसको बहुत कम समय के लिए, 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, जो शॉर्ट टर्म्स के लिए लोन होते हैं उनके लिए जो डिस्काउंट किए जाते हैं, बिल डिस्काउंट किए जाते हैं, उन्हीं के रीडिस्काउंट जो रिजर्व बैंक से होते हैं उनको बोलते हैं बैंक रेट। और वर्तमान में इसका जो दर है 4.25% है। करंट बैंक रेट इज़ 4.25%। अब इसको सरल तरीके से इस तरीके से समझते हैं, कोई पब्लिक है या कोई कंपनी है, फर्म है, उनके पास बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रोमिसरी नोट है, कॉमर्शियल पेपर हैं, तो उस बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि 3 महीने बाद वो कैश के रूप में कन्वर्ट होगा, सपोज 1 या 2 करोड़ के बिल ऑफ एक्सचेंज हैं, तो उनको पैसा मिलेगा 3 महीने बाद। तो वो जो कंपनी है, फर्म है, वो क्या करती है, बैंक के पास चली जाती है और बोलती है हम 3 महीने का इंतजार क्यों करें, हमें कुछ डिस्काउंट करके इसी बिल्स को रख के हमको पैसा तुरंत दे दीजिए। तब बैंक क्या करती है, उस बिल को डिस्काउंट कर देती है और अमाउंट जो है उस पार्टी को दे देती है। तो ये क्या हुआ, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स है ना, ये डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स हुआ। अब बैंकें क्या करती हैं, हमको भी 3 महीने का इंतजार नहीं करना है, वो क्या करती हैं, उन्हीं जो कॉमर्शियल बिल्स हैं, उनको बिल ऑफ एक्सचेंज हैं, प्रोमिसरी नोट्स हैं, उनको ले जाके रिजर्व बैंक को दे देती है और बोलती है कि हमें पैसा चाहिए। और वो जो पैसा रिजर्व बैंक रीडिस्काउंट करता है उन बिल पर, उसको बोलते हैं बैंक रेट। जिस दर से वो रीडिस्काउंट करता है उसको बोलते हैं बैंक रेट। अगर सरल तरीके से समझें कि एक फर्म है जिसके पास 1 करोड़ का अगर बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रोमिसरी नोट है, वो बैंक के पास जाता है और बैंक को बोलता है कि मुझे पैसा तुरंत चाहिए। तो बैंक क्या करती है कि वो पैसा जो 3 महीने बाद आने वाला है वो उस पार्टी को तुरंत दे देती है, उसको रखते हुए, तो उसमें डिस्काउंट करती है। उनको 97 लाख दिए, 1 करोड़ के जो बिल है उनको 97 लाख उनको दे दिए, मतलब जो 3% जो है उनका कमीशन हो गया या इंटरेस्ट हो गया वो 3 महीने का। अब उसी बिल्स को लेके जो है वो सेंट्रल बैंक, जिसको रिजर्व बैंक बोलते हैं, रिजर्व बैंक के पास चले जाते हैं। तो रिजर्व बैंक उसको रीडिस्काउंट करते हैं और रिजर्व बैंक से उस 1 करोड़ के बदले उनको 98 लाख मिल जाता है। तो आप सोचिए वो जो रीडिस्काउंट हुआ जिस रेट पर, उसको बोलते हैं बैंक रेट। बैंक रेट की अहमियत और एक जगह होती है, जहाँ पर भी देखिएगा पेनल्टी की बात आती है, पेनल्टी की बात आती है, चाहे वो SLR मेंटेन करना हो या CRR मेंटेन करना हो या कहीं भी पेनल्टी की बात आती है, तो वहाँ पर इसका जिक्र होता है बैंक रेट प्लस 3%, बैंक रेट प्लस 4%। तो बैंक रेट उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इसको आप ज़रा ध्यान में रख लीजिएगा कि बैंक रेट की अहमियत किस तरीके से है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसको MSF भी कहते हैं। बात करते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की। अब देखिए, बैंकों को जब पैसा चाहिए होता है तो वो रेपो रेट, मतलब RBI के पास जाते हैं, अपना कोलेटरल दे देते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और उनसे वो अमाउंट ले लेते हैं। अपने नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी का कुछ ही सीमा तक वो रेपो रेट से जो है अमाउंट रिजर्व बैंक से उठा सकते हैं। लेकिन अगर उनको और ज़रूरत है, और ज़रूरत पड़ गई पैसे की, तो वो कहाँ से लेंगे, उसके लिए वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इस्तेमाल करते हैं। तो रिजर्व बैंक से अगर बैंकों को और ज़्यादा पैसा चाहिए तो वो क्या करते हैं, अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रखते हुए वहाँ पर और पैसा लेते हैं, जिसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोलते हैं। तो प्रोवाइडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू बैंक्स हु हैव शॉर्टफॉल इन SLR, स्ट्रेचड लिक्विडिटी रेशियो में जो शॉर्टफॉल होता है उसको भी मेंटेन करने के लिए रिजर्व बैंक जो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से पैसा उठाते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फैसिलिटी 2% ऑफ NDTL है, मतलब उनके नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी का मैक्सिमम 2% उठा सकते हैं। और वर्तमान में जो है करंट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का जो रेट है वो 4.25% है। कहने का तात्पर्य है कि बैंकों को जब पैसा चाहिए होगा तो वो रेपो रेट से पैसा उठाते हैं, लेकिन उसकी कुछ सीमा है। और रेपो रेट में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखते हैं, वहाँ पर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखते हैं उसको SLR में नहीं गिना जाता है, लेकिन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखी जाती है इसको भी SLR में गिना जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट इज पर्टेन टू द रेट एट विच द बैंक्स कैन गेट फंड फ्रॉम RBI अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अगेंस्ट में जो फंड रिजर्व बैंक से मिलता है उसको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोलते हैं। प्राय जो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट का जो दर है समान होता है, यहाँ भी 4.25% है। जी हाँ दोस्तों, अगर रेपो रेट तक जितनी सीमा है वहाँ पर रेपो रेट से ले सकते हैं, और रेपो रेट में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी उन्होंने रखी है वो जो है SLR में गिनती नहीं होगा। लेकिन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिजर्व बैंक के पास रखी गई है उनका जो है SLR में गिनती होता है। तो इसमें जो फंड प्रोवाइड होता है उसको MSF रेट बोलते हैं।
जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पॉलिसी रेट्स जो हैं वो समझ में आया होगा सरल तरीके से। अभी हम चर्चा कर रहे थे पॉलिसी रेट्स की। रिजर्व बैंक है द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होते हैं वो भारत की इकोनॉमी के जो प्रोडक्टिव सेक्टर हैं उनको रिजनेबल रेट पर इंटरेस्ट रेट पर फंड प्रोवाइड करने के लिए मौद्रिक नीति बनाते हैं, और उसके आधार पर जो इंटरेस्ट रेट लागू किए जाते हैं तो उसके आधार पर जो पॉलिसी रेट डिसाइड किए जाते हैं उनमें रेपो रेट हैं, रिवर्स रेपो रेट हैं, बैंक रेट हैं और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट हैं, और साथ ही साथ बैंकों के जो इंटरनल रेट कैसे डिसाइड होते हैं उसके बारे में हमने डिटेल से जाना। और इसके पहले वीडियो में हमने जो रिजर्व रेशियो हैं, जो रिजर्व रेट्स हैं, जैसे CRR हैं, SLR हैं, मतलब एक बैंक जो है उनके नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी का कुछ हिस्सा कैश के रूप में रिजर्व बैंक के पास रखते हैं, और कुछ हिस्सा जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी गोल्ड या कैश के रूप में जो जल्दी लिक्विडिटी वो आ जाए उसके रूप में उनको इन्वेस्ट करके रखना होता है, तो उनको रिजर्व रेट बोलते हैं। और जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट और MSF और बैंक रेट, इसको बोलते हैं पॉलिसी रेट। ये इस स्लाइड के माध्यम से हम जानते हैं कि वर्तमान में जो RBI के जो ये रेट हैं, पॉलिसी रेट्स हैं और रिजर्व रेट हैं, वो कितने हैं। जी हाँ दोस्तों, फटाफट देखते हैं कि वर्तमान में जो है ये पॉलिसी रेट्स कैसे कैसे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेपो रेट की। वर्तमान में रेपो रेट जो है 4% है, और रिवर्स रेपो रेट है वो 3.3% है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है 4.25% है। बैंक रेट है 4.25% है। कैश रिजर्व रेशियो जो है 3% है, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है 18% है। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये तमाम चीज़ें आपको सरल तरीके से समझ में आई होंगी, और आपको आने वाले एग्जाम में इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल में नया आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं बैंक में प्रमोशन और इंटरव्यू से जुड़े वीडियो के साथ आपके बीच आता रहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की सकुशलता और सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी जल्द ही किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच।